नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। 2025 यानी नए साल की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह नया वर्ष, नया साल 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा, इसी बात को इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ग्रहों की चाल, कब कहां कैसे ग्रह जाने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिकता से इस बात को समझेंगे कि 2025 यानी नया साल हमारे आपके लिए कैसा होगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा, या इसे वर्षफल कहें या राशि का फल कहें, यह जो आपको समझना है, ये आप अपनी कुंडली की लग्न राशि पर इसे समझिएगा तो आप बहुत सटीक इस बात को समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि जो हो, उस पर भी इसको आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर समझने की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात, यह एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति में बताता हूं, यद्यपि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गहराई से इस बात को मैं बताऊंगा, और मुझे बड़ा अटल विश्वास है और मैं आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन भी करूंगा, आप बहुत सारे लोगों का राशिफल देखें, लेकिन कृपा करके 10 मिनट का समय निकालकर हमारे इस राशिफल को देखें और आकलन करें। आप अपने जीवन में, आपको सुनकर ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको चाहिए कि यदि साल में आपको कोई बहुत विशेष बड़े फैसलों पे जाना है तो किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लीजिएगा। हमारा आपका जीवन जो प्रभावित होता है मुख्य रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम इस राशिफल में बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उन 4 ग्रहों पर अधिक मेरी नज़र है। एक तो बृहस्पति पर, दूसरा शनि पर और राहु और केतु पर। ये 4 ग्रहों से आपका जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित होगा। और इन 4 ग्रहों की गति को इस वर्ष देखें तो शनि 29 मार्च को मीन राशि में जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा, बृहस्पति 15 मई 2025 को बदलेंगे। बृहस्पति के बदलने से बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के संतान होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह और संतान के योग खत्म हो जाएंगे 2025 के लिए कम से कम, और बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन 29 मई को होगा। राहु और केतु के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सारे ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारे सामने सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए अब मीन राशि को समझ लेते हैं। 2025 कैसा रहेगा, यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए कैसे परिणाम दे रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, मीन राशि को देखें, अगर हम मीन राशि वालों का 2024 देखें तो लगभग मिड हाफ के बाद बहुत अच्छा अनुभव तो आपने नहीं किया होगा, जो ग्रह गोचर हमें बताते हैं। और अब 2025 में देखें तो मिड हाफ तक, यानी लगभग मई तक का वक्त अभी भी आपके लिए संघर्ष वाला रहने वाला है। एक तो देखिए, 7.5 के प्रभाव में आपका जीवन चल रहा है, और मीन राशि के लिए 7.5 थोड़ी सी परेशानी देती है, क्योंकि 12वें घर का शनि होता है। तो 7.5 के वक्त में आपने अनुभव किया होगा कि बहुत खर्च, भयानक खर्च होता है, सेविंग बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे लोगों में दवाइयों पर पैसे बहुत जाते हैं, बीमारियों पर, कोर्ट केस पर, मुकदमे में, या अन्य प्रकार से अपव्यय जिसको कहते हैं व्यय, खराब जगहों पर पैसों का जाना, ये होता है। और एंजाइटी, उलझन, तमाम परेशानियां तो परेशान करते ही हैं। 2024 में राहु का गोचर आपके लगन में आ गया था, और राहु का गोचर आपकी ही राशि, आपकी लगन में यानी मीन राशि में चल रहा था। अब वो मीन राशि की आपकी लगन हो या आपकी राशि हो चंद्र राशि, तो दोनों तरीके से बात वही हो जाती है कि राहु का गोचर मन को भ्रमित, स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझन, ऑब्स्टेकल, संघर्ष, ये सारी चीज़ों का देने का काम कर रहा था। अब 2 बातें इस वर्ष हो रही हैं। एक तो 7.5 का दूसरा चरण आपको 29 मार्च से लगेगा, सेकेंड फेज जिसको कहते हैं, यानी
ढाई एंड ढाई, लगभग 2.5 ईयर के 3 फेज होते हैं जिसको मिला के साढ़े साती होती है। और एक चरण आपने जी लिया, अब दूसरा चरण आपको साढ़े साती का मिल रहा है। अब जो शनि का गोचर है वो आपके लगन से होगा। लगन से भी शनि का जो गोचर वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगला चरण जो शनि का होगा वो नीच का होगा, यानी साढ़े साती। देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ऐसा नहीं कि साढ़े साती सब पर बुरी जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को साढ़े साती में शानदार समय देखते हुए देखा। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो यह इस बात पे निर्भर करती है कि जो व्यक्ति को साढ़े साती लग रही है उसकी लगन क्या है। लग्न से शनि अगर कारक हैं तो साढ़े साती उसको इतना नुकसान नहीं करती। चंद्र राशि से अगर शनि कारक हैं तो नुकसान नहीं करती। और जिस राशि से लगती है उसकी अगली राशि शनि के अनुकूल राशि है, मित्र राशि की राशि है। उसके पीछे वाली राशि जो है शनि के मित्र राशि की राशि है। इस बात पे भी निर्भर करता है। तो मीन राशि जो होगी वो शनि की सम राशि है, लेकिन जो मीन के बाद आती है मेष राशि वो शनि की नीच राशि है। तो कुल मिलाकर साढ़े साती का जो दूसरा चरण है वो परेशानियों से भरा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को समझ लें और उपाय आपको करना पड़ेगा। हालांकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप शराब नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो साढ़े साती में आपको कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये साढ़े साती की बात इस वर्ष रही जो 29 मार्च के बाद दूसरे चरण की लगेगी। दूसरी बात, इस वर्ष राहु और केतु का गोचर 29 मई के बाद बदल जाएगा और निश्चित ये बात आपके लिए राहत भरी है। तो अगर हम आगे आने वाले समयों को देखें, यानी अब लगभग मई के बाद का वक्त देखें, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि मीन राशि वालों के लिए एक राहत वाली स्थिति आने वाले समय में बनेगी। यद्यपि साढ़े साती आपको नुकसानदायक करेगी अगर आपके कर्म भी खराब हैं, तो मेरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसके बावजूद जो हमने अध्ययन किया है मुझे लगता है कि बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे परेशानियों के हल आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। और 29 मई के बाद जब राहु और केतु का परिवर्तन हटेगा तो एक तो आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी जो पिछले 8-10 महीनों से आप महसूस कर रहे होंगे। भ्रम खत्म हो जाएगा, भ्रमित आप बहुत रह रहे होंगे। कन्फ्यूज़न, भ्रमित, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उलझन, ये सब समाप्त होने की उम्मीद बनेगी। और दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ में भी आपको राहत मिलेगी। विवाह आदि को लेकर अच्छे योग बनेंगे और एक अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। डेली इनकम, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब इस वर्ष को अगर हम देखें तो इस वर्ष में मुझे 4 महीने आपके बड़े अच्छे नज़र आए। ये आप समझिएगा, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में आपके जीवन में कुछ विशेष होगा। जून जुलाई के महीने में बस आपको इस वर्ष में ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार से कर्ज देना और लेना नहीं है, अदरवाइज वो पक्का पैसा फंसेगा। ये आपको एक्सपीरियंस, अनुभव से बता रहा हूँ। तो जून जुलाई का महीना आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जून जुलाई नवंबर दिसंबर चारों महीने बढ़िया हैं इस वर्ष में। जून जुलाई के महीने में कोर्ट केस आदि में बहुत आपको राहत मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी प्रकार से IAS PCS प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छा वक्त देखने को मिलेगा, सफलता मिलेगी। शत्रुओं से आपको बड़ी राहत मिलेगी, यानी कोर्ट कचहरी, पट्टेदारों से, प्रॉपर्टी से, खेत का विवाद, किसी भी प्रकार से विवाद जो है आपको निकलने का रास्ता देगा जून के बाद से। ठीक, इस बात को आप समझ। बस जून जुलाई में यह ध्यान रखना है, कर्ज नहीं लेना है। और बड़ी राहत जब राहु केतु के परिवर्तन के बाद होगी तो आपको एक अच्छा परिवर्तन 29 मई के बाद देखने को मिलेगा। अब इस वर्ष को अगर हमने एक लाइन में अगर हम इसको देखा तो वो ये है कि मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी, अधिक मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी, इस बात को आप समझ लें। और एक अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में इस वर्ष 15 मई के बाद होगा जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे।
मिथुन राशि यानी चौथे भाव सुख भाव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में नए परिवर्तनों को लाएगा। और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर, अपनी स्वराशि पर, धनु राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो 15 मई के बाद करियर को लेकर, सुख को लेकर, है ना, और सबसे बड़ी बात प्रॉपर्टी, भूमि, घर का सुख, आपकी अच्छे डिसीजंस, प्लानिंग, लोगों का साथ, ये सब आपको 15 मई के बाद देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस बात को कहें कि मई से आपके 2025 में मीन राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति शुरू होगी, 7.5 का वो नेगेटिव पॉइंट रहेगा, उसके लिए उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा। ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो 7.5 में भी आपको चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य मई के बाद ज़्यादा अनुकूल रहेगा। धन की बात, मई के बाद आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, शनि आपके लगन में आएंगे, 7.5 के प्रभाव में शनि रहेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों का गोचर आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा मई के बाद। एजुकेशन को लेकर मई के बाद अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर आपके मई के बाद अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे इस वर्ष किसी भी प्रकार से देखिए, अगर रिश्ते मिलने की बात करें, विवाह से संबंधित कोई बड़े मामलों की बात करें, तो मई तक अच्छा वक्त है। मई के बाद रिश्ते आदि मिलने के योग नहीं है, लेकिन मई के बाद दाम्पत्य जीवन सुधरने की अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो विवाह होना एक अलग बात हो गई। जिनका दाम्पत्य जीवन है, केतु और राहु की वजह से डिस्टर्ब था, उसमें सुधार मई के बाद अच्छा आएगा। संतान के योग इस वर्ष में अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में रहेगा, तो संतान को लेकर उसमें कोई बड़े फैसले लीजिए। नौकरी को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन 15 मई के बाद शुरू हो रहा है। व्यापार के लिए भी 29 मई के बाद केतु के हटने के बाद बहुत सारे रास्ते आपके सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर यह वर्ष अच्छा रहने वाला है, चिंता करने की बात नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए? एक उपाय हम आपको बड़ा अच्छा बताते हैं। एक तो महीने में 2 शनिवार को आप हर महीने 2 बार कर लिया करिए। क्या करना है? उड़द की दाल जानते हैं, उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए आप सरसों के तेल में। दही बड़ा वगैरह जो हम लोग खाते हैं ना, उड़द के दाल के बड़े आप सरसों के तेल में बना लीजिए और उसको शनिवार की शाम को अंधों को, हैंडीकैप लोगों को, बूढ़े लोगों को, गरीबों को बांटना शुरू करिए। तो इससे आपको 7.5 से भी राहत मिल जाएगी, राहु से भी राहत मिल जाएगी, बहुत सारे लाभ आपको इस उपाय से मिल जाएंगे। ये अनुभव की बात है। दूसरा उपाय, केसर या हल्दी का तिलक प्रतिदिन आप माथे पे लगाइए। नॉनवेज आदि का सेवन मत करिएगा। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, क्योंकि मंगल मई तक, जून तक लगभग आपके 5वें भाव में है, जो आपके पेट की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। इससे निश्चित तौर पर आपके इस वर्ष की अच्छी स्थिति होगी। बहुत शुभकामनाएं इस वर्ष के लिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।